students. Good morning to all of you. Welcome to Malika's literature classes. I hope you are doing well, and without wasting any time, let's start this poem, which is written by Walt Whitman. Before starting this poem, beta, I just want to tell you something about the poet of this poem, Walt Whitman. बेसिकली जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दो तरह के पोइट्स होते हैं, दो तरह की कैटेगरी में पोइट्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिस्ट एंड रोमांटिक्स. वॉल्ट विटमैन रोमांटिक्स की कैटेगरी में आते हैं एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स ऑफ अमेरिका. इनको एक लक़ब मिला है, इनको एक टाइटल मिला है, द पोइट ऑफ अमेरिका, बिकॉज रोमांटिक पीरियड जो शुरू हुआ था अमेरिका में, उसके जो पायनीर कह सकते हैं या फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करने वाले जो पर्सन रहे हैं वो वॉल्ट विटमैन रहे हैं. ही वॉज ओके इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ये कह सकते हैं कि रोमांटिक पोइट्री को जो स्टार्ट किया था अमेरिका में वॉल्ट विटमैन थे. बहुत टाइम बाद जिस तरीके से जो भी चीज़ें हुई एंड जिस तरीके से एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन आया हर जगह पे, एक रोमांटिक रेवोल्यूशन आया हर जगह पे, अमेरिका में बहुत बाद में आया था. एंड जब अमेरिका में आया तो वॉल्ट विटमैन ने उसकी शुरुआत की थी. यू नो वॉट बेटा, वॉट इज़ द वन सिमिलैरिटी विच वी फाइंड इन ऑल द पोइट्स, मोस्ट ऑफ द पोइट्स, कि उनकी लाइफ में उनके राइटिंग्स की वर्थ को नहीं समझा जाता है. सिमिलरली वॉल्ट विटमैन ने बहुत अच्छी अच्छी पोइट्रीज़ लिखी हैं, बट अप्रिसिएशन उनको मिला उनके जाने के बाद. और बहुत सारी पोइट्रीज़ उनकी बैन भी हुई बिकॉज वो अपनी पोएम में ऑब्सनिटी का यूज़ किया करते थे. इट्स नॉट कि आप अगर कोई ऐसा साइंशियल पिक्चर इस तरीके की लाइंस लिखते हो जो समथिंग रिलेटेड टू सेक्स, वो गलत होता है. वो बहुत ही सही तरीके से यूज़ करते थे, बट यू नो व्हाट, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है किसी भी चीज़ को. सो उस टाइम पे वॉल्ट विटमैन की राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी. बट आफ्टर हिज डेथ उनकी जो पोएम्स हैं आज पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं एंड इन्हें वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स माना जाता है रोमांटिक पीरियड का. Okay, so without wasting any time, let's start this poem, The Voice of the Rain. अच्छा, कोई भी अगर ह्यूमन होता है जिसकी आवाज़ होती है उसे हम वॉइस कहते हैं ना भाई, वॉइस ऑफ दैट पर्सन, वॉइस ऑफ दैट पर्सन. बट अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल है या नेचर है, उसके लिए हम हमेशा साउंड का यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे राइटर ने वॉइस का यूज़ किया है. दैट मीन्स कि राइटर ने पर्सोनिफाई किया है रेन को. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हाट, जब आप नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हो तो किसी भी तरीके का, इमोशंस वाइज या थॉट्स वाइज. सो यहाँ पर जो रेन है उसकी वॉइस है. और बेसिकली इस पोएम में राइटर ने रेन से बात की है एंड रेन ने आयरॉनिकली जवाब भी दिया है. और वाटर साइकिल आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, तो वाटर साइकिल जो आपने साइंस में पढ़ा है, वॉल्ट विटमैन ने इन अ लिटरेरी सेंस बहुत ही ब्यूटिफुली वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया है अपने पोएम में. एंड देखते हैं कि आपने वाटर साइकिल साइंस में जो पढ़ा है वो रिलेटेबल है कि नहीं इस पोएम में. सो Who art thou, said I to the soft falling shower. Who art thou? Art beta are, and thou means you. ये दोनों ही वर्ड्स आर्केक वर्ड्स है. आर्केक वर्ड्स कौन सा होता है, कौन से होते हैं जिसका यूज़ अब नहीं होता है. एक टाइम पे होता था लेकिन अब यूज़ नहीं होता है. जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस अभी हम यूज़ करते हैं ज़्यादा नुक एंड युप का. अभी भी एग्जिस्टेंस है यस एंड नो का, बट आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम एजेस यस एंड नो का जो यूज़ होगा वो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा. एंड तब यस एंड नो आर्केक वर्ड्स बन जाएंगे. और जो इस टाइम की कंटेम्प्रेरी पोएम्स हैं अगर आने वाले जनरेशन में पढ़ी जाएगी एंड तब यस एंड नो का किसी पोएम में यूज़ होगा, सो आने वाली जनरेशन के जो टीचर्स होंगे वो
येस एंड नो को आर्केक वर्ड्स बोलेंगे। एंड देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स जिसका यूज़ पहले हुआ करता था बट अब नहीं होता है। ओके, कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बता दूं बात बेटा कि अक्सर पोएम में दाऊ, दी एंड दाय का यूज़ होता है। जैसे कि जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, वेट अ मिनट। ओके, दाऊ, ठीक है, टी एच ई ई दी एंड टी एच वाई, दाय, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स आप अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं पढ़ाऊँ बच्चा, आपके हाथ में हमेशा कॉपी एंड पेंसिल ज़रूर होना चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स है या कोई मैं ऐसे फ्रेजेस का यूज़ कर रही हूँ जो आपके आंसर लिखने में हेल्पफुल हो सकता है, सो आप तुरंत नोट डाउन करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दाऊ, दी एंड दाय। दाऊ बेटा हम सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग वाला जो होता है ना, प्रोनाउंस को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, मी, माय। सो जो आई है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जो मी है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, एंड जो माय है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो दाऊ है बेटा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है, यू जब हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। तो दी बेटा लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आई वेंट टू दी, मैं तुम्हारे पास गया, ठीक है, आई वेंट टू दी। एंड दाय बेटा पॉजिटिव फॉर्म में, जैसे कि दाय मर्सी, यो मर्सी, दाय पेन, दाय बेड, आपका आपका आपका, ठीक है। कुछ भी अगर पॉजेस करते हैं तो हम जो टाइम पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं उस टाइम पे दाय यूज़ होता है। सो दाउ सब्जेक्टिव, दी ऑब्जेक्टिव एंड दाय पॉजिटिव, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइटर है वो पूछ रहा है कि भाई तुम कौन हो, एंड किससे वो पूछ रहा है, सॉफ्ट फॉलिंग शार। एंड जो सॉफ्ट फॉलिंग शार जो है बेटा, हल्की हल्की बारिश की बूंदे, ड्रिजलिंग। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आई नो कि आप लोग मुझे आपके आंसर्स नहीं सुनाई देंगे, बट मैं इमेजिन करूंगी कि आप लोगों ने आंसर दिया है। जैसे ही मैंने बोला सॉफ्ट फॉलिंग शार, हल्की हल्की बारिश, इमेज क्रिएट हुई एक दिमाग में तुरंत, हल्की हल्की बारिश की। फॉर्चुनेटली अभी जिस वक्त मैं पढ़ा रही हूँ उस वक्त बारिश हो रही है, सो मैं फील कर करके पढ़ाऊँगी ये पोएम। सो अगर किसी भी पोएम में बेटा विदाउट अ सेकेंड, तुरंत सेकेंड भी ना लगे और आपके माइंड में एक इमेज तुरंत क्रिएट हो जाए, दैट मीन्स कि वहाँ पे पोएट ने इमेजरी का यूज़ किया है। कौन से पोएट्री डिवाइस का, इमेजरी, IMAGERY, इमेजरी का यूज़ किया है। सो इस पोएम में जब भी आपको लगे कि किसी की इमेज क्रिएट हुई है, तो वहाँ पर आप अपने आंसर में नोट डाउन कर सकते हो कि यहाँ पोएट ने इमेजरी का यूज़ किया है। अब पोएट ने पूछा कि तुम कौन हो बारिश से, With strange to tell, give me an answer as here translated. And यहाँ पे strange क्यों कहा है पोएट ने, बड़ी हैरानी की बात है। क्यों? क्योंकि you just can't expect ना from a nature और एनिमल की आप अगर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुरंत वो मुड़ के जवाब दे दे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे रवि नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँचता है। अपनी इमेजिनेशन से जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं वहाँ पे कवि की कल्पनाएं पहुँचती हैं। सो अपनी इमेजिनेशन से वो उससे भी बुलवा दे रहे हैं जिसकी आवाज़ सुन पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पे बड़े स्ट्रेंजली वो बिहेव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी स्ट्रेंजनेस, बहुत अजीब सी बात है कि जब मैंने पूछा कि तुम कौन हो तो बारिश ने एक्चुअली जवाब दिया। एंड जवाब क्या है मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब यहाँ पे रेन ने क्या कहा कि वो पोएम है अर्थ की। पोएम से यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है बेटा रेन का। सो यहाँ पे पोएट ने मेटाफर का यूज़ किया है, ठीक है। वाइल टीचिंग यू, वाइल रीडिंग दिस पोएम, वाइल मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, मैं वन बाय वन आपको पोएट्री डिवाइसेस भी बताती रहूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है, जिस तरह से पोएम ब्यूटिफाई सब कुछ करता है वैसे ही रेन भी अर्थ को ब्यूटिफाई कर रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट 3 लाइन्स जो होंगे वो वाटर साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि वाटर साइकिल क्या होता है, फर्स्ट स्टेज क्या होता है बेटा, एवेपोरेशन का, ठीक है ना। आप लैंड से या सी से
एवेपोरेट होकर नीचे की ऊपर की तरफ जाता है एंड फिर वहाँ पे कंडेंस होता है एंड देन उसका जो लास्ट स्टेज होता है प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो सिमिलरली फर्स्ट जो लाइन होगी वो एवेपोरेशन की लाइन होगी। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मतलब एक अनंतता है, हमेशा हमेशा कंटिन्यूस एक फॉर्म में होगा कि आप भले बारिश को ना देखते हो लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश का प्रोसीजर है वो चलता ही रहेगा। अगर आप बारिश को नहीं देख पा रहे दैट मीन्स कि अभी वो एवेपोरेशन के फॉर्म में, अभी वो नीचे ही है, अभी फिर वो ऊपर जाएगा, बादल का शेप लेगा एंड देन फिर वो बारिश की तरह वो बरसेगा। लेकिन जो फॉर्मेशन हो रही है, जो प्रोसीजर चल रहा है वो 24 घंटे चलता है। अब बारिश अगर हो रही है फिर नीचे गिरती है, फिर उसका जो प्रोसीजर होता है, फिर एवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन एंड फिर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो यहाँ पर जो राइटर है वो ये कह रहा है कि किस तरीके से मैं हमेशा बारिश को बता रहा है कि बारिश ये कह रही है किस तरीके से मैं उठती हूँ एंड कहाँ से उठती हूँ, कभी लैंड से एंड कभी बॉटमलेस सी से, कभी समुद्र के एकदम नीचे से मैं उठती हूँ, ठीक है ना, एवेपोरेट होती हूँ। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है बेटा समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। सो यहाँ पर राइटर का मकसद ये था इस वर्ड को यूज़ करने का कि नेचर को हम कितना भी जानने की कोशिश करें, देयर इज समथिंग विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड एक्यूरेटली। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चा जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। हाँ, हम महसूस कर सकते हैं, हम अपने आँखों से देख सकते हैं, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रॉपरली हम उसका आंसर नहीं जानते हैं। सो नेचर इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, इज़ द पार्ट ऑफ गॉड, यू कैन से नेचर इज़ गॉड हिमसेल्फ एंड उस चीज़ को समझ पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे इम्पैल्पेबल मतलब कि समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। आप इंजॉय कर सकते हो इस ब्लेसिंग को बट एक्यूरेटली समझ नहीं सकते। और एक और भी मतलब है कि एवेपोरेशन वाला, कि जब एवेपोरेट होता है तो आप टच नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा है किस तरीके से बारिश जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। सो जब आपको दिखाई नहीं देगा थ्रू योर नेकेड आई, सो आप किस तरीके से टच करोगे। तो सरफेस मीनिंग ये है एंड डीप मीनिंग ये है कि यू जस्ट कांट अंडरस्टैंड नेचर प्रॉपरली, इवन इफ यू ट्राई फिर भी आप नहीं समझ सकते हो, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा बिकॉज हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है हर चीज़ की। नेक्स्ट है बेटा अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। एंड फिर जब वो आसमान की तरफ मैं जाती हूँ सो वहाँ से वेंस मतलब कि फ्रॉम देयर मैं एक होता है ना कि अनक्लियरली एक मैं फॉर्म लेती हूँ जिसका ऐसा नहीं था कि प्रॉपरली एक ही आकार होता है, अलग अलग आकारों में मैं चेंज हो जाती हूँ, शेप्स में चेंज हो जाती हूँ। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। सो बादल का रूप ले लिया है वो बारिश ने। एंड अगर हम सरफेस मीनिंग की बात करें बेटा तो यहाँ पे सिंपली क्लाउड्स को बोला जा रहा है, किस तरीके से मैं ऊपर जाके एंड बिल्कुल ही जो वेपर के फॉर्म से मैं एक क्लाउड के फॉर्म में चेंज हो जाती हूँ। एंड डीप मीनिंग यहाँ पर ये है कि पूरी पोयम में हमने पोयम या म्यूज़िक कह लो उससे कंपेयर किया है रेन को। तो जिस तरीके से जो पोयम होता है, जो लिटरेचर का पोयम होता है, जिस तरीके से चेंजेस लाता है हमारे अंदर, हम जैसे हैं, हम इंस्पायर होते हैं, हम मोटिवेटेड होते हैं, हम अपने रास्ते को बदलते हैं, हम सही इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर मेरा नाम मल्लिका है तो मैं कितना भी चेंज हूँ मैं मल्लिका ही रहूँगी, मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो सिमिलर रहेगा। हाँ, अंदर से जो भी चेंजेस आएंगे वो आएंगे बट एक्चुअली में मैं मल्लिका ही रहूँगी। सो सिमिलरली जो रेन है वो कितना भी चेंज क्यों ना हो, चाहे वो वेपर के फॉर्म में हो या क्लाउड्स के फॉर्म में हो या वाटर के फॉर्म में हो, लेकिन वो रेन ही कहलाएगा। लेकिन रेन जैसे चेंज करता है, बदलता है, लोगों के अंदर अच्छाइयाँ लाता है, ब्यूटिफाई करता है पूरे अर्थ को, वैसे ही पोएम भी जो होता है वो लोगों को बिल्कुल चेंज कर देता है अपनी इंस्पिरेशन से, अपनी मोटिवेशन से, अपनी ब्यूटीफुलनेस, अपनी लवलीनेस से। सो सिमिलरली यहाँ पे जो पोएम है, यहाँ पे जो रेन है वो चेंज होके क्लाउड्स के फॉर्म में है, लेकिन फिर भी वही है, रेन है। I descend to the leave the draughts, atomies and dust layers of the globe. And फिर क्या होता है, precipitation, last stage of the water cycle. किस तरीके से फिर क्या, लेव मतलब कि टू बाथ बेटा। सो एकदम जैसे नहीं बारिश होती है तो किसी भी एरिया को नहीं छोड़ती है जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है,
यहाँ पे किसी भी चीज़ का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे एटम कहते हैं। तो छोटी छोटी जगह पे रेन जाता है, टच करता है, एंड जितनी भी गंदगी होती है वो सबको धुल डालता है, पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को एकदम साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। जैसे कि कोई पोएम जो अगर बहुत खूबसूरत पोएम हो एंड लोगों तक पहुंचती है वो, तो एक तरीके का लोगों के अंदर अच्छाई डेवलप कर देती है, लोगों को अच्छा बना देती है, लोगों की प्रेरणा बन जाती है, एंड लोगों के अंदर बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। जैसे कि रेन क्लाउड्स के फॉर्म में चेंज है, वैसे ही हम एक गुड पर्सन बन जाते हैं, एक अच्छे ह्यूमन बींग बन जाते हैं। रहेंगे हम वहीं, लेकिन अंदर से चेंजेस आ जाते हैं। सिमिलरली रेन भी यही काम करती है। सो फर्स्ट इटर्नल, यहाँ पर क्या एवेपोरेशन का है, किस तरीके से वो उठता है बारिश, किस तरीके से वो ऊपर जाता है, एंड देन ऊपर जब पहुंचता है तो सेकेंड लाइन जो है अपवर्ड टू हेवन, जहाँ पे चेंजेस आते हैं। सो बारिश जिस तरह के चेंजेस लाता है वैसे ही पोएम हमारे अंदर चेंजेस लाता है। एंड द लास्ट वन, जिस तरीके से बारिश नीचे की तरफ आती है एंड सब कुछ ब्यूटिफाई कर देती है। अगर हम अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, एंड उन सारे एक्ट्स को जो हमें पोएम ने, जो हमें लिटरेचर ने सिखाया है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, सो हम अपने आसपास का माहौल जो है वो बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बना देते हैं, एकदम अच्छा कर देते हैं। तो सिमिलरली जो पोएम काम करती है वही रेन काम करती है। सो आप देख रहे हो कितनी ब्यूटिफुली वाटर साइकिल को उन्होंने पोइटिक वे में डिफाइन किया है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबॉर्न। यहाँ पे रेन क्या कह रही है, मेरे बिना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि जो भी सीड्स है, जो भी अनबॉर्न सीड्स है, जो बिल्कुल हिडन है, उनका बॉर्न हो पाना। अगर बारिश नहीं होगी तो वर्ल्ड कभी ब्यूटिफुल नहीं हो पाएगा। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ अर्थ। सिमिलरली अगर हमारी लाइफ में पोएम ना रहे, लिटरेचर ना रहे, साहित्य ना रहे, सो लाइफ जो होगी वो बहुत ही इनकम्प्लीट होगी। हम शायद बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हो जाएंगी। लिटरेचर जब आया, साहित्य जब आया, लोगों ने लिखना जब शुरू किया, सो मेन मकसद यही था कि अच्छा समाज बनाना, अच्छे लोग बनाना। और अगर लिटरेचर ना हो तो इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि चीज़ों को अच्छा बना पाना। सिमिलरली अगर रेन ना हो तो फिर क्या होगा, सब कुछ अनबॉर्न रहेगा, सब कुछ हिडन रहेगा, कोई भी खिल के ब्लूम नहीं हो पाएगा रेन की वजह से। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि जो रेन का फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली 24 आवर्स चलता है, 24/7 चलता है। आपको भले रेन ना दिखाई दे, बट कोई ना कोई प्रोसीजर में वो रहता है, कोई ना कोई वो चीज़ फॉलो करता है, चाहे वो एवेपोरेशन वाली कंडीशन में हो या कंडेंसेशन वाली कंडीशन में हो। लेकिन 24 घंटे जो रहता है, किसी भी फॉर्म में रेन जो रहता है एग्जिस्ट करता है 24 घंटे इस वर्ल्ड में। एंड 24 घंटे वो क्या करता है, अपने ओरिजिन के लिए, जहाँ से वो उसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, अपने ओरिजिन को कभी वो नहीं भूलता। जहाँ से वो उठ कर जाता है, एवोपरेट होके जाता है, कंडेंस ऊपर जाता है, आसमान की तरफ जाता है। सो ऐसा नहीं है कि ऊपर पहुँच के वो भूल जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। उसे याद रहता है कि अर्थ ने ही उसके लिए सैक्रिफाइस किया है, अर्थ ने ही उसे ओरिजिनेट किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न रेन हमेशा नीचे की तरफ आती है एंड अपने ओरिजिन को और ब्यूटिफाई करती है, अच्छा करती है। सिमिलरली बहुत सारी मीनिंग है इसकी बच्चा, बहुत सारी। पहला जो डीप मीनिंग है, जैसे कि रेन है अपने ओरिजिन तक पहुँच कर उसको खुशी देता है, वैसे ही अगर पोइट कोई पोइट्री लिखेगा एंड वो पोइट्री बहुत सारे लोगों के ज़रिए पढ़ी जाएगी, एंड इन द फॉर्म ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन। पोइट्री जो है, पोइट्री का जो भी लव मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो पोइट तक पहुंचता है, एंड पोइट का जो हार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सुकून पहुंचता है। तो जैसे पोइट्री अपने पोइट को नहीं बोलती है, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, कहीं ना कहीं रिटर्न होकर आती है, किसी भी फॉर्म में आए लेकिन आती ज़रूर है। सो वैसे ही रेन जो है वो जाता तो है वेपर के फॉर्म में, एंड फिर वो वाटर के फॉर्म में नीचे आके और ब्यूटिफाई करता है। दूसरा डीप मीनिंग ये हो सकता है बेटा कि पेरेंट्स जो होते हैं हमारा ओरिजिन होते हैं बेटा, लेकिन हम जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, तरक्की हासिल करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सो हम कहीं ना कहीं अपने ओरिजिन को भूल जाते हैं, उनके लिए कुछ करना भूल जाते हैं।
हम कहीं ना कहीं आसमान में ही अटक जाते हैं, कंडेंसेशन वाले फॉर्म में रहते हैं। कभी हम कोशिश नहीं करते हैं कि प्रेसिपिटेट हो जाए, कहीं ना कहीं हम कोशिश नहीं करते हैं कि हम नीचे आकर अपने पेरेंट्स के पास आके हम उन्हें ब्यूटिफाई करने की कोशिश करें, उन्हें हैप्पीनेस देने की कोशिश करें। सो देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मीनिंग ऑफ दिस लाइन। कुछ भी आप मीनिंग निकाल सकते हो। अगर आपको इसके अलग भी कोई मीनिंग है, आपका अलग परसेप्शन, आपका अलग व्यू है, तो प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। सो किस तरीके से जो रेन है अपने ओरिजिन को नहीं भूलता है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, जैसे कि मैंने बोला कि और प्योर एंड ब्यूटीफुल बनाता है। सो इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने ओरिजिन को कभी ना भूलें। एंड जिस तरह से पोइट्री जो होती है वो पोइट तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन, रेन जो होती है अपने ओरिजिन तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड और ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई करती है। सो एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर आवर ओरिजिन, जहाँ से हम ओरिजिनेट हुए। एंड for song issuing from its birthplace after fulfillment and wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि ये जो दो लाइन है ब्रैकेट्स में क्यों लिखी गई है? क्यों? क्योंकि अब कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुका है बिटवीन रेन एंड पोएट, एंड लास्ट में जो उनका कंक्लूजन है पोएट का, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है विद ब्रैकेट, ठीक है ना, इन ब्रैकेट। जैसे कि सॉन्ग, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि सॉन्ग हो या पोएम हो, दोनों सिमिलर मीनिंग रखते हैं। जिस तरीके से पोएम या सॉन्ग जो होता है वो अपनी बर्थ प्लेस से निकलता है, जैसे कि सिंगर से या पोइट से निकलता है, एंड हर जगह पहुंचता है, हर लोग पढ़ते हैं, हर लोग सुनते हैं, एंड अपना मकसद पूरा करके, फुलफिलमेंट करके, घूम कर वो लौट कर ज़रूर आता है अपने ओरिजिन के पास। रेक्ट और अनरेक्ट मतलब बेटा कि केयर्ड होता है या अनकेयर्ड, मतलब लोग अगर अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट डजंट मैटर। अब बारिश हो रही है, बहुत लोग बारिश के पास बैठ कर उसे एंजॉय करते हैं, उसे फील करते हैं, बट बहुत लोग उस बारिश को इग्नोर कर देते हैं। बट बारिश जो है अपना काम करना नहीं बंद करती है, उनका काम क्या है? हर चीज़ को ब्यूटिफाई कर देना। सो वेदर पीपल केयर्ड और नॉट, दैट डजंट मैटर। सिमिलरली जो सॉन्ग है, पोएम है, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे एप्रिसिएशन एंड लव के फॉर्म में पोइट तक ज़रूर पहुंचेगा एंड पोइट को कंटेंट करेगा। सिमिलरली जो रेन है, हम कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करें, रेन अपना काम ज़रूर करती है। सो किस तरीके से ओरिजिन को वो लोग पहुंचते हैं एंड ब्यूटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हैं। ब्यूटीफुल है ये पोएम, एंड अगर आपका अलग व्यूज़ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छे से ये पोएम समझ में आया होगा। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जो पोएटेड डिवाइसेस जो मिस हो गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, रेन को पर्सोनिफाई किया गया है, वॉइस, एंड पूरे पोएम में रेन ने बात की है, ठीक है। सो जो बात करना होता है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट होता है, सो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। सॉफ्ट फॉलिंग शार इमेजरी का यूज़ हुआ है, और भी कहीं आपको अगर इमेज नज़र आ रही है सो आप यूज़ कर सकते हो। बॉटमलेस सी, यहाँ पर बेटा हाइपरबोल का यूज़ हुआ है। हाइपरबोल मतलब कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट कर देना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। सो ईच एंड एवरी वन नोज ना कि सी का भी एक बॉटम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा हाइप अप करने के लिए पोइट ने यहाँ पर बोला है कि बॉटम ही नहीं होता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा पोइट ने एग्जेजरेट किया है टू ब्यूटिफाई दिस पोएम, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ हुआ है। और तो मुझे कुछ समझ, डे एंड नाइट, जैसे कि दो फ्रेजेस या वर्ड्स एक ही सेंटेंस में अगर यूज़ हो, सो हम वहाँ पे यूज़ करते, वहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ होती है? एंटीथेसिस, जैसे कि डे एंड नाइट बेटा है, रेक्ड और अनरेक्ड है, अराइज एंड डिसेंट है। सो ये सारे तमाम लाइन आपको मैं मेंशन कर देती हूँ कहाँ पर है। जैसे कि राइज एंड डिसेंट, ये एक एंटीथेसिस हुआ। डे एंड नाइट, ये एक एंटीथेसिस हुआ। एंड ओके यार, एंड रेक्ड और अनरेक्ड, ये एक एंटीथेसिस हुआ, ठीक है। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है। और हाँ, इंजैबमेंट का यूज़ हुआ है बेटा,
जैसे कि आप देख रहे हो, सॉरी यार मेरी आदत नहीं है यूज़ करने की ज़्यादा, ओके, जैसे कि आउट ऑफ द लैंड बॉटमलेस सी, सॉरी बॉटमलेस सी। सो पहली लाइन जो ये वाली लाइन है उसको कंटिन्यू नीचे वाली लाइन में किया गया है। तो यहाँ पे इंजैपमेंट का यूज़ हुआ है, यहाँ पे इंजैपमेंट का यूज़ हुआ है, बाकी जगह पे यूज़ नहीं हुआ है। एंड हाँ ओके, एक और पोएटिक डिवाइस है बेटा जिसको हम कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा की स्पेलिंग लिख दो, ANAPHORA। एनाफोरा, एनाफोरा मतलब क्या होता है बेटा? ओके, जैसे कि कोई ऐसी लाइन, एक कोई ऐसा वर्ड जो स्टार्टिंग में यूज हुआ है, फिर दूसरे लाइन में भी उसी वर्ड से स्टार्ट हुआ है, फिर तीसरे मोर देन टू वर्ड्स, ओके ना, टू और मोर देन टू, जैसे कि एंड 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 एंड। तो ये एग्जाम्पल क्या है? एनाफोरा का एग्जाम्पल है। ओके, दैट्स इट, बाकी कुछ बताने लायक नहीं है, बाकी सब हो गया है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आया होगा। इफ़ यू विल हैव any query related to this poem, please comment me in my comment section. Definitely I'll reply you one by one, individually मैं सबका reply करूँगी। और that's it for today. And जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पोएम में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर लेसन इन योर लाइफ। सिमिलरली यहाँ से आपको एक सीखने को चीज़ क्या मिली है कि जहाँ से आप ओरिजिनेट होते हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर दैट। सो आप जितना भी आगे बढ़ जाओ बेटा, अपने बेस को मत भूलना, अपने रूट्स को नहीं भूलना। एंड जो भी चीज़ें आप सीखोगे, जो भी चीज़ें आप हासिल करोगे, वो चीज़ का थोड़ा सा पार्ट भी अगर आप अपने ओरिजिन को देते हो, वेदर योर पेरेंट्स और योर कंट्री और योर लोकेलिटी और योर एरिया और योर टीचर, जो भी आपका बेस, जो भी आपका रूट्स है, सो आपने एक होता है ना कि एक अपना मकसद पूरा कर दिया। सो सिमिलरली जैसे कि रेन ब्यूटिफाई करता है अपने ओरिजिन को, सिमिलरली जैसे कि पोएम ब्यूटिफाई करता है अपने ओरिजिन को, जैसे पोइट को या रेन अर्थ को, सिमिलरली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आप अपने ओरिजिन को ब्यूटिफाई करें टू मेक देम फील कंटेंट। सो दैट्स इट, just take care of yourself and try to be more human every day. Bye bye.